आज हम दुनिया के कुछ रहस्यमयी बातें जानेंगे। तो ये है हमारा सौरमंडल, जिसके 8 परिवार हैं। परिवार के मुखिया सूरज हैं, जो पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। कहा जाता है पृथ्वी अगर एक राई के दाने हैं तो सूरज एक फुटबॉल गेंद के समान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानेंगे इस 8 सदस्य के बारे में। तो ये है सूरज के केंद्र में, सौर परिवार के केंद्र में हमारा सूरज, जिसके 8 परिवार है। इसमें एक प्लूटो भी था, लेकिन प्लूटो ग्रह के गुण पालन नहीं करता था, ये चलते इस ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरज के दूरी के हिसाब से सूरज के सबसे नज़दीक में बुध है, उसके बाद सूरज, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो आपसे पूछा जाएगा कि सूरज के सबसे नज़दीक में कौन सा ग्रह है? बुध है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र। तीसरा ग्रह पृथ्वी है, जिसे नीले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, यहाँ इसे नीले ग्रह के कहने के पीछे यहाँ पर पानी की उपस्थिति है। पानी की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये नीला दिखता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे मंगल के बारे में, जो चौथा ग्रह है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। उसके बाद 5वां ग्रह जो है वो बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे छठा ग्रह शनि को कहा जाता है। ये शनि जो है, जिसके पास अपना वलय, ये शनि जो है, शनि के पास अपना रिंग वलय होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे अरुण और वरुण के बारे में। ये सबसे ठंडा ग्रह भी कहा जाता है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये प्लूटो के बारे में हम पहले बता दिए हैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सौर मंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 5 MCQ भी दे दिए हैं। देखिए पहला MCQ कह रहा है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। दूसरा क्वेश्चन, सूर्य के निकट कौन सा ग्रह है? सबसे निकट बुध ग्रह है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। चौथा क्वेश्चन, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? उत्तर इसका मंगल है। 5वां क्वेश्चन, सौर मंडल में किस ग्रह के चारों ओर सबसे प्रमुख वलय पाए जाते हैं? तो ये शनि के पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, है ना। तो ये है हमारा सूरज, जिसकी शारीरिक संरचना यहाँ दिया गया है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसके आंतरिक भाग, जो नीले रंग का दिख रहा है ना। यहीं पर हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है। तो सूरज में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है ना। इसे कोर कहा जाता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे इसके, ये देखिए कुछ बिंदु, चमकीला बिंदु है जिसे ज्वाला कहा जाता है, और इसमें काले काले धब्बे हैं जिसे सौर कलंक के नाम से जाना जाता है। इसके बाहरी जो लाल लाल रंग का जो दिख रहा है उसे हम लोग प्रभा मंडल कहते हैं, है ना। उसके बाद जो है ना प्रकाश मंडल पाया जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़े हम लोग। और इसके बाद देखिए कह रहा है सूरज का तापमान लगभग 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस है। सोचिए सूरज में तापमान जो है 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस। अगर इसका सतही तापमान की बात करें तो ये भी लगभग 55 लाख के बराबर होता है। 1,50,00,000 इसके आंतरिक तापमान के बारे में बताया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ें और इसके बाद हम लोग जानेंगे कुछ और रोचक जानकारी। कह रहा है कि सूरज इतना गर्म है फिर भी अंतरिक्ष ठंडा क्यों होता है? -270 डिग्री के आसपास में
बताया जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों हम लोग जानेंगे कि अंतरिक्ष जो होता है उसमें धूल के कण की उपस्थिति नहीं होता है, वायु की उपस्थिति नहीं होता है, इसीलिए सूरज से आने वाला ऊष्मा विकिरण जो होता है वो वहाँ पर नहीं रुक पाता है, जिसके कारण हम लोग को अंतरिक्ष में ठंडक महसूस होता है। चलिए और रोचक जानकारी के बारे में बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमसे पूछा जाता है कभी कभार एग्जाम में कि सूरज से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो ये आप कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहा जा रहा है सूरज से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। तो फिर कहा जा रहा है कि सूरज में आंतरिक प्रकाश की गति जो है बहुत धीमी गति से तय होता है, जबकि अंतरिक्ष में बहुत तेजी से प्रकाश दूरी तय करता है। इसके पीछे क्या कारण है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि सूरज जो है वो प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है, जहाँ पर प्रकाश की गति कुछ कम हो जाता है। उसके बाद जैसे ही ये वहाँ से निकलता है प्रकाश की किरणें, उसके बाद ये निर्वात में पहुंचता है और निर्वात में प्रकाश की चाल बहुत ही तेज गति से होता है। चलिए दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें और इसके बाद कहा जा रहा है क्या यह सही है कि पृथ्वी पर रोशनी सूर्य से ही आती है? हाँ, पृथ्वी पर रोशनी सूरज से ही आती है, लेकिन अंतरिक्ष काला होता है। देखिए लिखल है, लेकिन इसके बीच में इतना अंधेरी क्यों है? तो दोस्तों थोड़ा देर पहले हमने आपको बताया कि अंतरिक्ष में धूलकण की उपस्थिति नहीं है, वायु की उपस्थिति नहीं है, जिसके कारण वहाँ प्रकाश की कणें दिखाई नहीं देता है या प्रकाश की कणें नहीं चमकता है, जिसके कारण अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। चलिए और कुछ रोचक फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। इसके बाद जो कहा जा रहा है पृथ्वी की सूर्य से बदलती दूरी। पृथ्वी सूरज से बराबर दूरी पर परिक्रमण नहीं करता है। परिक्रमण करते समय पृथ्वी कभी सूरज के नज़दीक आ जाता है तो कभी सूरज से इसकी अधिकतम दूरी हो जाती है। तो दोस्तों सूरज से अधिकतम दूरी अगर पृथ्वी का होता है तो ये अपसौर कहलाता है। सूरज से पृथ्वी की अधिकतम दूरी अपसौर कहलाता है। यह 4 जुलाई को घटित होता है। और सूरज से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी उपसौर कहलाता है। यह 3 जनवरी को घटित होता है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद और कुछ रोचक जानकारी के बारे में बात करते हैं। अच्छा, पृथ्वी पर दिन रात का होना। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है और जिसके कारण पृथ्वी पर दिन रात होता है। पृथ्वी पर दिन रात एक समान नहीं पाया जाता है, कभी दिन भरा तो कभी रात भरा। ये घूर्णन गति के कारण जो है पृथ्वी पर दिन और रात होता है। अच्छा एक बात और, पृथ्वी घूर्णन करते समय ये पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। तो चलिए इसके बारे में जान लिए और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में कुछ और रोचक जानकारी। चलिए तो ये है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण। देखिए एकदम स्पष्ट रूप से यहाँ दिखाया गया है। ये है हमारा सूरज और उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद चंद्रमा। सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर पड़ रही है, पहला चित्र में बात करें, और उसके बाद चंद्रमा है। तो यहाँ पर चंद्रमा पर सूरज की प्रकाश नहीं पड़ती, जिसके कारण हम लोग कहेंगे कि ये चंद्र ग्रहण लगा हुआ है। उसके बाद बात करें सूरज से आने वाली किरणें यहाँ चंद्रमा के द्वारा रोका जा रहा है, जिसके कारण पृथ्वी पर सूरज की प्रकाश नहीं पहुंच पा रही है, तो हम लोग कहेंगे सूर्य ग्रहण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और रोचक जानकारी के बारे में बात करते हैं। देखिए ये है हमारा विषुवत रेखा, बीचों बीच, जिसे हम लोग इक्वेटर कहते हैं या भूमध्य रेखा से जानते हैं। ये 23.5 डिग्री मकर रेखा और 23.5 डिग्री कर्क रेखा के बीच में पाया जाता है। विषुवत रेखा जो है 0 डिग्री अक्षांश पर है ना।
तो मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, और दोनों के बीच में ये एक पट्टी जो है, जो केसरिया रंग से दिखाया गया है, ये जो है यहाँ पर सूरज सीधा चमकता है और यहाँ गर्मी खूब पड़ती है। तो ये गर्म जलवायु का प्रदेश है। इसको शीत कटिबंध के सॉरी इसे उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। उसके बाद शीतोष्ण कटिबंध होता है, उसके बाद शीत कटिबंध होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग जानेंगे अपना पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी बहुत सारा रहस्य छुपाई हुई है, हम लोग जानेंगे इसके बारे में। चलिए, ये है हमारी पृथ्वी। इस पर जल 71% मात्रा है और ये स्थल है। 29% में हम लोग रहते हैं। पहाड़ पर्वत पेड़ पौधे सभी मात्र 29% में है और 71% हिस्सा महासागर और समुंदर है। चलिए, तो अब हम लोग जानेंगे महादेश के बारे में। उससे पहले जान लेते हैं पृथ्वी का उम्र 10 अरब वर्ष है, जिसमें से 4.5 अरब वर्ष यानी आधी उम्र इनका बीत चुका है, आधा उम्र भी बाकी है। कहा जा रहा है पृथ्वी में 9-10 अरब वर्ष के अनुमानित जीवन काल का आधा हिस्सा पूरा किया। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो पृथ्वी की त्रिज्या 6,371 किलोमीटर है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव के बारे में जानेंगे। पृथ्वी का झुकाव अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री है। इस वजह से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन और रात होता है। जब पृथ्वी का एक ध्रुव सूरज की ओर झुका होता है तो कहा वहाँ लगातार दिन रहता है और दूसरी ओर के ध्रुव पर लगातार रात। यही कारण है कि अंटार्कटिका और आर्कटिक जैसे स्थानों पर सूरज 6 महीने तक उगता ही नहीं है या अस्त होता ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानेंगे और रोचक तथ्य के बारे में। तो दोस्तों, ये है हमारी पृथ्वी और इसमें पहला चित्र जो है पृथ्वी का, उसमें रेखाएं तिरछा यानी गिरी हुई रेखाएं, लेटी हुई रेखाएं से दिखाया गया है। और ये दूसरा है जिसके ऊपर देशांतर लिखा हुआ है, इसमें खड़ी खड़ी लाइन से दिखाया गया है। क्या है ये सब? तो दोस्तों, ये जो गिरी लाइन है ये अक्षांश रेखा है। ये गिरी लाइन है वो अक्षांश रेखा है जिसकी संख्या 180 अथवा 181 होता है, कहीं की 179 भी लिखा जाता है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव एक बिंदु के रूप में गिन लिया जाता है। और ये है देशांतर रेखा, ये है देशांतर रेखा। और देशांतर रेखा की संख्या जो है ये 360 डिग्री 360 होता है। और ये रेड लाइन से जो दिखाया गया है ये प्रधान यानी उत्तर रेखा है, जो लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरता है। यहीं से समय रेखा गिनना शुरू होता है। और इसमें जो है ये रेड लाइन, इसे हम कहेंगे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर बोलते हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश पर होता है। और उत्तरी ध्रुव जो है ये 90 डिग्री अक्षांश, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री अक्षांश, मकर रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश, कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश। आगे हम लोग जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कुछ और रोचक जानकारी। देखिए, यह है ग्लोब पर अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। दोस्तों, ये धरती के बीचों बीच ग्लोब में जो दिख रहा है भूमध्य रेखा लिखा हुआ है 0 डिग्री अक्षांश। उसके बाद भूमध्य रेखा के उत्तर साइड में कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश और भूमध्य रेखा के दक्षिण साइड मकर रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश। और हमने पहले भी बताया उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ये 90 डिग्री अक्षांश पर होता है। आर्कटिक अंटार्कटिक रेखा ये 66.5 डिग्री पर होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और जानकारी बताते हैं आपको। इसके बाद ये है हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की सबसे
आंतरिक परत को आंतरिक करोड़ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बाह्य करोड़, यानी करोड़ के दो हिस्सा, आंतरिक करोड़ और बाह्य करोड़। ये पृथ्वी के सबसे कठोरतम हिस्सा होता है और सबसे गर्म हिस्सा भी कहेंगे तो गलत नहीं होगा। उसके बाद हम लोग जानेंगे मेंटल के बारे में। उसके बाद हम लोग जानेंगे भूपर्पट्टी के बारे में। तो दोस्तों, पृथ्वी के ऊपरी परत को सियाल, उसके बाद वाली परत सीमा, उसके बाद वाली परत निफी कहलाता है। तो ऊपरी परत सियाल कहलाता है क्योंकि ये सिलिकॉन और एल्युमिनियम का बना होता है। उसके बाद वाली परत सीमा कहलाता है क्योंकि सिलिकॉन मैग्नीशियम का बना होता है। और आंतरिक परत निफे कहलाता है क्योंकि ये निकिल और फेरस का बना होता है, जिसे हम लोग क्रोड भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ें और कुछ और जानकारी की बात करें। चलिए, ये है हमारी पृथ्वी और पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल की परतें। तो वायुमंडल की 5 परतें होती है ना। इसके याद रखने का ट्रिक है भस्मा। भस्मा से याद रखिएगा। ये जो है भ से आप याद रखिएगा क्षोभ मंडल, जिसकी ऊंचाई 12 किलोमीटर लगभग पाया जाता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई 12 किलोमीटर लगभग। और जितनी मौसमी घटनाएं होती है, जैसे बादल बनना, आंधी तूफान आना, वर्षा होना, मौसम खराब होना, ये सब क्षोभ मंडल में ही घटित होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे समताप मंडल। समताप मंडल पृथ्वी से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसमें ओजोन परत भी पाई जाती है, जिसे ओजोन लेयर कहते हैं। ये ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बना होता है और इससे सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है। तो ये ओजोन परत जो है, ये धरती के लिए चादर का काम करता है। इसका मुख्य काम है सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणें को धरती पर पहुंचने से रोकना। अगर ये ओजोन लेयर में किसी कारणवश छिद्र हो जाती है तो तरह तरह की बीमारियां, दाद, खाज, खुजली और कैंसर जैसा भयानक बीमारी भी पनप सकता है धरती पर। तो ये ओजोन परत जैव मंडल के लिए बहुत काम की चीज़ है। और दोस्तों, इसे समताप मंडल कहने के पीछे कारण है कि यहाँ का तापमान एक समान पाया जाता है। यहाँ मौसम नहीं बिगड़ता है, जिसके कारण यहाँ वायुयानें उड़ाई जाती है। उसके बाद है मध्य मंडल। मध्य मंडल की ऊंचाई पृथ्वी से 85 किलोमीटर की होती है और जितना अंतरिक्ष से आने वाली कुछ उल्का पिंड वगैरह है, यहीं पर जल करके भस्म हो जाती है। उसके बाद हम लोग जानेंगे ताप मंडल। तो कौन कौन से परत जान लिए? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। ये ताप मंडल जो है, इसमें सैटेलाइटें लगाई जाती है। और इसकी ऊंचाई लगभग 600 किमी होता है और बहिर्मंडल की ऊंचाई 600 किमी से ऊपर होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कुछ रोचक जानकारी। ये है हमारी पृथ्वी और ये अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है। इसकी घूर्णन गति जो होता है, ये पश्चिम से पूरब। और घूर्णन गति की बात करें तो चलिए ये है, और ये घूर्णन गति पश्चिम से पूरब की तरफ। चलिए आगे बढ़ें और जानेंगे अब विश्व के 7 महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पंचमा अंटार्कटिका, छठा यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया। चलिए इसके बाद हम लोग जानेंगे इस 7 महाद्वीपों के बारे में विस्तार से। तो यही है 7 महाद्वीप। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। तो ये एशिया है, उसके बाद यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और नीचे जो है ये अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका को श्वेत महादेश कहते हैं। इसे वैज्ञानिकों का महादेश भी कहते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक रिसर्च के लिए यहाँ
स्थान तलाश किया जाता है। उस सबसे छोटा महादेश की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा महादेश एशिया, है ना। अब हम लोग जानेंगे कि किस महादेश में कितना देश है। चलिए आगे बढ़ें और देखिए, अफ्रीका में 54 देश, एशिया में 49 देश, यूरोप में 44 देश, उत्तरी अमेरिका में 23 देश, दक्षिण अमेरिका में 12 देश, ऑस्ट्रेलिया में 14 देश, अंटार्कटिका में 0 देश। आप जानते हैं कि अंटार्कटिका पर कोई लोग निवास नहीं करते, ये वैज्ञानिकों के महादेश कहा जाता है। चलिए आगे बढ़े हैं हम लोग और अब जानेंगे हम लोग महादेशों से संबंधित मस्ट VVI MCQ। चलिए तो ये कुछ MCQ है। विश्व के सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? देखिए एशिया। दूसरा, कौन सा महादेश पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है? यूरोप। तीसरा सवाल था, दूसरा सवाल इधर है। दूसरा कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया। चौथा, कौन सा महादेश भूमध्य रेखा को सबसे अधिक भागों में काटता है? अफ्रीका। पंचमा सवाल, दक्षिणी ध्रुव के आस पास स्थित महादेश कौन सा है? दक्षिणी ध्रुव के आसपास, तो दक्षिणी ध्रुव के आसपास स्थित महादेश अंटार्कटिका है, जो श्वेत महादेश या वैज्ञानिकों का महादेश कहलाता है। छठा क्वेश्चन, कौन सा महादेश लाल महादेश के नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अफ्रीका लाल महादेश के नाम से जाना जाता है। अगला सातवां क्वेश्चन, कौन सा महादेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है? एशिया है। आठवां क्वेश्चन, कौन सा महादेश मुख्यतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो दक्षिण गोलार्ध में है ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महादेश इसी के कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा महादेश 3 महासागरों से घिरा है? अफ्रीका महादेश 3 महासागरों से घिरा है। 10वां क्वेश्चन, कौन सा महादेश पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है? तो ये अंटार्कटिका है, हमने बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे भारत के बारे में। चलिए चलते हैं, भारत के बारे में बताएंगे कुछ रोचक जानकारी। तो ये है ग्लोब पर भारत की स्थिति। एक तरफ प्रधान यामी उत्तर रेखा, एक तरफ भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, प्रधान यामी उत्तर रेखा 0 डिग्री देशांतर। तो ये है हमारा भारत। अगर पूछा जाए किस गोलार्ध में, तो ये भारत जो है पूर्वोत्तर गोलार्ध में स्थित है। कैसे पूर्वोत्तर गोलार्ध कैसे होगा? तो देखिए, ये भूमध्य रेखा के उत्तर, प्रधान यामी उत्तर रेखा के पूरब, तब पूरब उत्तर मिलकर के पूर्वोत्तर, है ना। अब हम जानेंगे भारत के अक्षांश और देशांतर के बारे में। देखिए, ये है भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो ये 8 डिग्री से 37 डिग्री। देशांतरीय की बात करें तो 68 से 97। चलिए इसमें से देख करके आप नोट्स बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये कर्क रेखा भारत के ठीक बीचों बीच बैठता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है। राज्य की बात करें तो पश्चिम से पूरब इसका क्रम है। गुजरात, मैप में देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अच्छा, कभी कभी सवाल ये भी पूछता है कि कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है।
चलिए आगे बढ़ा जाए। भारत की एक जगह जहाँ 3 समुंदर मिलते हैं, देखिए वही जगह है ये, देखिए कन्याकुमारी। एक तरफ से हिंद महासागर, एक तरफ से बंगाल की खाड़ी और एक तरफ से अरब सागर। देखिए यही वो जगह है कन्याकुमारी, जहाँ पर 3 समुद्रों का मिलन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रमुख नदियाँ, यहाँ पर 7 प्रमुख नदी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये देखिए, ये है ब्रह्मपुत्र नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी, मैप में याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी है। उसके बाद ये है गंगा नदी, ये है सिंधु नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी। ये श्रीलंका की तरफ बहती हुई जाती है कावेरी नदी। अच्छा, गोदावरी को दक्षिण भारत के गंगा भी कहते हैं। कारण है इसका लंबाई ज़्यादा होने के कारण इसे दक्षिण भारत के गंगा भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस पर कुछ फैक्ट्स भी दिया हुआ, देख लीजिएगा। देखिए यही है कुछ फैक्ट्स। नदी से संबंधित कुछ VVI क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी गंगा नदी। दूसरा क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री। तीसरा क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो यारलुंग शांगपो। चौथा क्वेश्चन, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम दिशा में बहती है, ये नर्मदा नदी। पंचमा क्वेश्चन, यमुना नदी का उद्गम स्थल। तो यमुना का उद्गम स्थल यमुनोत्री ग्लेशियर है। देखिए ये यमुना नदी है, ये एकदम सूखी हुई लग रही है यमुना नदी। अच्छा, उसके बाद हम बात करें गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा क्यों कहा जाता है? देखिए यहाँ है क्वेश्चन, तो ये लंबाई के कारण इसे दक्षिण गंगा कहते हैं। सातवां क्वेश्चन, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कावेरी नीलगिरी की पहाड़ियाँ से निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पर्वत श्रृंखला, तो ये उत्तर भारत में हिमालय पर्वत सबसे नई है, हिमालय पर्वत। उसके बाद, अच्छा एक मिनट, ये हिमालय पर्वत, ये अरावली सबसे पुरानी, उसके बाद विंध्याचल, सतपुरा। तो याद रखिएगा, हिमालय पर्वत, अरावली, विंध्याचल, सतपुरा। अच्छा, ये है पूर्वी घाट और ये है पश्चिमी घाट। यहाँ इसको बोला जाता है गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो भारत में कितना प्रतिशत भाग पर पर्वत है, कितना प्रतिशत पहाड़ी इलाका है, कितना पठार है, कितना मैदान है, दिया गया है। ये प्रतिशत में है। पर्वत 10.7%, पहाड़ 13.6%, पठार 27.7% और मैदान 43%। भारत की भौगोलिक विभाजन से संबंधित MCQ देख लेते हैं। भारत का कौन सा भाग सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है? तो सबसे ऊंचा कौन सा है बताइए? सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र हिमालय पर्वत। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, भारत के सबसे विस्तृत एवं उपजाऊ मैदान कौन सा है? तो सबसे विस्तृत एवं उपजाऊ मैदान है इंडो गंगा मैदान। तीसरा क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ा पठार कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा पठार दक्कन के पठार है।
उसके बाद चौथा क्वेश्चन, निम्न में कौन सी पहाड़ी श्रेणी उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई है? तो ये है अरावली पर्वत श्रृंखला जो उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई है। उसके बाद पंचमा क्वेश्चन, भारत का एकमात्र मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का एकमात्र मरुस्थल थार मरुस्थल है। देखिए यही है थार मरुस्थल, जहाँ पर ऊंट पाला जाता है और यहाँ पर कंटीले वन पाया जाता है जैसे कैक्टस। छठा क्वेश्चन, भारत में पश्चिमी एवं पूर्वी तटों के बीच फैला क्षेत्र किसके रूप में जाना जाता है? तो पश्चिमी एवं पूर्वी तटों के बीच फैला क्षेत्र तटीय मैदान है, आपको हमने बताया मैप में। चलिए उसके बाद है, भारत में सर्वाधिक वर्षा होने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये मेघालय का क्षेत्र है, मासेन राम मेघालय, आप जानते हैं वहाँ लगभग 1200 सेंटीमीटर वर्षा आकलन किया गया। चलिए तो एमसीक्यू हम देख लिए। अब जो है भारत के दूरस्थ बिंदु, दूरस्थ बिंदु जानने से पहले हम जानेंगे भारत के सबसे पूर्वी राज्य, सबसे पश्चिमी राज्य, सबसे उत्तरी राज्य और सबसे दक्षिणी राज्य। तो सबसे पूर्वी राज्य जो है वो तमिलनाडु, जिसे उगता हुआ सूर्योदय का प्रदेश कहते हैं। उसके बाद पश्चिम में गुजरात, जिसे डूबता हुआ सूरज का प्रदेश कहते हैं। उसके बाद सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर और सबसे दक्षिण में तमिलनाडु। चलिए अब जानेंगे दूरस्थ बिंदु। ये देखिए, अच्छा दूरस्थ बिंदु जानने से पहले भारत की लंबाई यानी उत्तर से दक्षिण जो है 3214 किलोमीटर, चौड़ाई जो पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर, यहाँ 2935 लिखा हुआ है, याद रखिएगा 2933। चलिए सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें, सबसे पूर्वी बिंदु कीवीथू। अच्छा सबसे पश्चिमी बिंदु गुहाड़ मोती। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, देखिए इंदिरा कौल, ये सबसे उत्तरी बिंदु ये है, ये इंदिरा कौल। सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, पहले इंदिरा पॉइंट था यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ये 2004 में जलमग्न हो चुका है। चलिए आगे बढ़ें और देखिए ये भारत के प्रमुख ज्वालामुखी, देखिए ये किस तरह से ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है ना। ये कौन सा ज्वालामुखी दिखा रहा है? देखिए ये बैरन द्वीप ज्वालामुखी। आपसे पूछा जाएगा बैरन द्वीप ज्वालामुखी कहाँ है, तो कहिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, है ना, बैरन द्वीप ज्वालामुखी। देखिए सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही है, अगर अपना भारत की बात करें तो। ये देखिए ये सब भूकंप जोन है ऊपर हिमालय के आसपास में, वहाँ ज्वालामुखी भी विस्फोट खूब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे भारत की मानक समय रेखा। तो दोस्तों हमने बताया पहले कि प्रधान यानी उत्तर रेखा 0 डिग्री देशांतर पर है। अब भारत की समय रेखा जो है ये 82.5 डिग्री पूरब है, 82.5 डिग्री पूरब है, जो प्रयागराज के पास नैनी से निकलती है। ये उत्तर प्रदेश की बात है, प्रयागराज के पास नैनी, कहाँ? उत्तर प्रदेश। ये प्रधान यानी उत्तर रेखा जो लंदन की ग्रीनविच समय रेखा भी कहते हैं, इसे 5.5 घंटा आगे है। ये भारत की समय रेखा जो है 5 राज्य से गुजरती है। वो राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। चलिए और एक बात और आपसे पूछा जाएगा कि भारत के सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे पश्चिमी बिंदु में समय का कितना अंतर होता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए ठीक है, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।